नमस्कार, नमस्ते। जी हाँ, पॉलिटी के आज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है, हृदय से स्वागत है। क्वेश्चन ऐसा ऐसा लाया हूं, दिल खुश हो जाएगा। वाकई में अगर आप लोग एग्जाम के प्रति रुचि ले रहे हैं, एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, क्वेश्चन में मजा आ जाएगा। वैसे प्रश्नों को बटोरा हूं, निकाला हूं, जो प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं, मिलते हैं। पैटर्न भी बिल्कुल सेट करता हूं एकदम। चूंकि देखिए, मैं आपको पता ही है, अगर पुराने आप लोग हैं, मैं हर बार एग्जाम देता हूं और इसीलिए खासकर एग्जाम देता हूं ताकि पैटर्न पता चले, मुझे अंदर का प्रेशर फील हो, है ना। इस बार भी दिया और फिर मेंस भी आप लोग के साथ दूंगा। कुछ लोग मिल ही जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा में भी मिले थे, मेंस में भी मिलेंगे। तो मतलब ये नहीं रहता है कि नौकरी करनी है, नौकरी तो कर ही रहा हूं, बट आप लोग को एग्जैक्ट वही चीज कैसे मैं परोसूं जो एग्जाम में मैं फील करता हूं। देखिए, बाहर से क्वेश्चन को हल करना अलग है, परीक्षा हॉल में क्वेश्चन को हल करना अलग है। बाहर से तो बड़ा आसान है, किताब बटोर के देख ले, बता दे। एग्जामिनेशन हॉल में उसको हल करना, है ना, वो अलग होता है। तो क्वेश्चंस को मैं जब देखा, पिछली बार वाला भी और इस बार प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपने देख ही लिया, उसी हिसाब के क्वेश्चन लाया हूं। मजा आ जाएगा। देखिए, 26 प्रश्न हैं, मजा आ जाएगा आपको। एक एक प्रश्न हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। आइए, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल निम्न में से किस शक्ति से युक्त होता है। हर वीडियो की भांति इस वीडियो में भी आपको आखिरी में कमेंट करना है कि 26 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, 26 में आपका कितना सही हो रहा है, कमेंट करिएगा। कुछ लोगों का कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, चलो कम से कम रुचि ले रहे हैं इसमें, है ना। तो देखिए, 213 तो आप लोग जानते हैं कि 213 तो अध्यादेश से रिलेटेड है ना, वो भी राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश। लेकिन कब जारी करते हैं, जब विधानसभा का सत्र, एक सत्र न चल रहा हो, या मतलब दोनों सदन, जहां दो सदन है वो दोनों सदन नहीं चल रहा हो, जहां एक सदन है वहां वो एक सदन नहीं चल रहा हो, वही है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, विधायिका के स्थगन के समय स्वयं अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसी शक्ति राज्यपाल को मिला हुआ है। 213 पहला प्रश्न बहुत ही इजी, लॉलीपॉप प्रश्न बहुत ही इजी था। आइए, दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। आइए, धीरे धीरे बढ़ेगा सवालों पर। निम्न में से किन विषयों पर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। बहुत बारीकी से पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। कह रहा है राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन, आपको इसका पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करता है किस विषय पर भाई। पहला विषय है राज्य मंत्री परिषद को भंग करना हो, तब लग तो रहा होगा कि हाँ, पहला तो सही होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो, तब बी होगा कि नहीं होगा। बी में लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा होगा, कुछ लोगों को लगेगा नहीं होगा। चलिए ठीक है। राज्य विधानसभा को भंग करना, ये तो लग रहा है कि होना चाहिए ना, तो सी तो होगा। डी में क्या है, राज्य में प्रशासनिक मशीनरी के असफल होने की घोषणा करना। अगर राज्य में प्रशासनिक मशीनरी असफल हो जाता है, ऐसे में ये क्या राष्ट्रपति से सलाह लेंगे। तो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाता कौन है, आप लोग को पता होगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया है, प्रक्रिया है ना, वो राष्ट्रपति हटाते हैं। तो जब राष्ट्रपति हटाएंगे, तो राज्यपाल क्यों परामर्श लेगा उससे भाई। हम जब हटाना है राष्ट्रपति को, तो राज्यपाल क्यों परामर्श लेगा। राष्ट्रपति को परामर्श लेना चाहिए अगर लेना भी हो तो। अब जब राज्यपाल को हटाना ही नहीं है, तो तुम परामर्श किस बात का लोगे। तो जो बी कथन है वो तो गलत है। अब इसमें छाट दीजिए, जिसमें बी है उसको काट दीजिए। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब कथन वाला प्रश्न आए ना, तो उसको कैसे आप एलिमिनेट करोगे, कैसे उसको एकदम टर्मिनेट कर देना है। देखिए, तो एक भी आप पकड़ लेंगे जिसमें कहेंगे हाँ बी वाला, बी जिसको लग रहा है कि बी तो गलत है, बस बी वाला आपको हटा देना है। बी हटा देना है, बी हटा देना है, बी हटा देना है। आपका ए सी डी आंसर छलक के आ गया। कोई दिक्कत रे भाई समझने में किसी को है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
आइए, निम्न में से किस राज्य में, बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, करके बताइए। निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक रूप से यह बाध्यता नहीं है कि वह राज्य मंत्रिपरिषद में जनजातीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति करे? मानती नहीं है, मंत्री। ठीक है, किस राज्य के राज्यपाल को यह बाध्यता नहीं है कि आपको जनजातीय कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा? 94वां संविधान संशोधन, नाम तो सुना ही होगा। कब हुआ था बताइए? देखिए, उड़ीसा में तो बाध्यता है, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करना पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी, झारखंड में भी, बिहार में नहीं। पहले हुआ क्या था कि बिहार और झारखंड एक ही था, तो पहले यहां भी बाध्यता था, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तब ये बाध्यता हट गया। तो ये बाध्यता हटा दिया गया है बिहार से अब। ठीक है, ये बिहार से ये बाध्यता हटा दिया गया है। ये बताइएगा, क्या 94वां संविधान संशोधन ही सही है या कोई और संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए? ठीक है, आपको ये भी कमेंट करना है कि 94वां सही है कि नहीं सही है। चलिए, संविधान में यह प्रावधान है कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल से संवाद बनाए रखेगा? संविधान में प्रावधान है राज्यपाल से संवाद तो मुख्यमंत्री बनाएगा ना, तो इसमें सोचना क्या है, इजी है। कुछ प्रश्न तो एकदम हलवा है। आइए, थोड़ा इसमें होगा दम। कथन, एक राज्य का मुख्यमंत्री उस राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। क्या ये सही है कि एक राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है? लग रहा है सही है, देखते हैं। कारण है, ये कारण वाला है। उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है, मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, तथा वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है, इसी वजह से वो मुखिया होता है, क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है भाई, और उसको बहुमत प्राप्त होता है, तो मुखिया होता ही है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और इसका व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या कैसे कर रहा है? एग्जाम में देखिए, बच्चा निकाल तो लेता है कि सत्य है, बट व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी फंस जाता है ना। व्याख्या इसलिए कर रहा है, देखिएगा, समझिएगा जरा अच्छे से, नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। देखिएगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया इसलिए है, इसलिए ये मुखिया है कि उसको बहुमत प्राप्त है और वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बिल्कुल सत्य, बहुमत प्राप्त है इसीलिए आप मुखिया हैं। बहुमत प्राप्त नहीं होता तो आप विपक्ष में बैठ जाते, सीधी बात है कि नहीं। बहुमत प्राप्त हुआ बीजेपी को बंगाल में, तो वो बना रहा है अपना मुख्यमंत्री। ममता जी को नहीं प्राप्त हुआ तो वो हट गई हैं, हटने के लिए भी नहीं कह रही हैं। ठीक है, तो सिस्टम ये है, यहाँ पर दोनों सही ही हो जाएगा। आइए, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? ये तो मैं बताने से रहा, आप इसका कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सही होगा। बहुत इजी है आंसर। किसी विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, आपको न्यूनतम ही बताना है। सही आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, दोनों का बहुत ही इजी है, इसलिए छोड़ा हूं। आइए, एक पंचायत समिति का सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य को क्या होता है भाई? लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है। देखता हूं, ग्राम पंचायत के लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या विकास खंड अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है, या पंचायत समिति के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, पंचायत समिति का चुनाव तो होता ही है बिहार में, तो देखे ही होंगे आप लोग पंचायत समिति का चुनाव, मुखिया का चुनाव ना। तो ये तो लोग हम ही और आप चुन के इसको बनाते हैं, ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो दिमाग खोलने वाला है। देखिए, इसी प्रश्न को लेकर के विवाद हुआ था। परसों एक मैं वीडियो बनाया था, उसमें मैं बताया था कि पहली बार किसने ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। मैंने बताया था अशोक मेहता।
कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं गलत है गलत है। फिर उसके बाद कल एक मैं वीडियो बनाया तो उसमें विद प्रूफ आप लोगों को दिखाया। आज जो क्वेश्चन है ना उसमें देखिए बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स होंगे एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और मैंने कल प्रूफ भी दिखाया था। हालांकि जिन्होंने भी ये अभद्र कमेंट किया था उनका आज फिर कमेंट आया था। मैं तो कमेंट अक्सर दिखते रहता हूँ कि सर सॉरी मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। देखो भाई मुझे किसी से दुश्मनी नहीं होती है, ठीक है। गुस्सा मुझे तब आता है ना जब सही क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ा जाए और फिर टिप्पणी गलत किया जाए। इससे होता क्या है कि जब आप गलत कमेंट करते हो तो और भी जो बच्चे होते हैं उनको फिर डाउट होता है कि ये क्या सच में गलत है ना। तो आपके एक कमेंट से मुझे दिक्कत नहीं है, आपके एक कमेंट से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। तो कमेंट करने से पहले जांच परख लिया करिए कि क्या मैं सही कर रहा हूं कमेंट कि नहीं कर रहा हूं। बहुत जल्दीबाजी नहीं है, कोई मैं वीडियो डिलीट नहीं कर देता हूं कि आपको नहीं मिलेगा। खोज करके कमेंट करिए, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं कि गलतियां इंसान से होती है और मैं गलती करता हूं भाई। मैं कोई भगवान नहीं हूं कि गलती ही नहीं करूंगा। गलती होता है, सीखता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देता हूं कि भाई ये गलती है। कोशिश करता हूं कि मिनिमम गलती हो, ठीक है। तो आइए पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता की बात की जा रही है। अशोक मेहता का जब नाम आता है तो दिमाग में 1977 ले आइएगा। बलवंत राय का जैसे ही नाम आए दिमाग में 1957 ले आइएगा। तो ऐसे ही एकदम रखिए। अशोक मेहता की सिफारिश में अशोक मेहता ने क्या कहा था, 14 सिफारिश देखा था ना कल के वीडियो में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात, देखिए दर्जा मिल गया ऐसा कहे तब गलत हो जाएगा। मिल नहीं गया, मांग तो कर ही सकता हूं, मिले या ना मिले। तो ये मांग किए थे, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग किया था अशोक मेहता ने। हमें सत्य कथन नहीं है छाटना है। तो पहला कथन तो आपको सत्य है, कल के भी वीडियो में, परसों के भी वीडियो में और आज के भी वीडियो में, तीनों में ये कथन जो है वो सत्य है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों का भाग न लेना। दूसरा पर मुझे डाउट है, पहले तीसरा मैं देख लेता हूं। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण कहा था इन्होंने कि भाई ऐसा बनाओ जिसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण रहे, ठीक है। अशोक मेहता की मैं बता दूं, ये 2 स्तरीय की मांग इन्होंने किया था, ठीक है। इन्होंने 2 स्तरीय और इन्होंने 3 स्तरीय किया था, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो संवैधानिक दर्जा वाली बात इन्होंने कही थी। एससी एसटी को आरक्षण देने के लिए भी इन्होंने कहा था कि सीट इनके लिए रखिए। और इन्होंने ये भी कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए पंचायती एक मंत्री होना चाहिए। पंचायती राज्य में एक मंत्रालय हो जिसका इंचार्ज मंत्री हो। तो ये बात इन्होंने कहा था। देखिए इन्होंने ये कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भी शामिल हो, जैसे अभी बीजेपी या कांग्रेस या जो भी हो शामिल होती है चुनाव में। मुख्यमंत्री के चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो तो ये लोग लड़ते हैं। तो अशोक मेहता ने कहा था कि पंचायत में भी ये पार्टियां लड़े ना, ये पार्टियां अपने कैंडिडेट को खड़ा करें, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा था, बट कथन में मैंने क्या रखा है कि भाग न लेने की बात। तो न लेने की बात नहीं, इन्होंने कहा कि भाग लें, पार्टियां भाग लें, ऐसा इन्होंने कहा था। अगर अब भी किसी को डाउट है तो आपके पास किताब है जो कल मैं किताब दिखाया था, उसकी पॉइंट सब देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट वहीं से मैं उठाता हूं। देखिए मैं ऐसे ही नहीं, एक एक क्वेश्चन को पढ़ता हूं, बनाता हूं, हर चीज को अच्छे से करता हूं, परीक्षा के प्रश्न देखता हूं, कहां तक क्वेश्चन सेटर घुस सकता है उससे अंदर तक घुसने की प्रयास करता हूं, ठीक है। इसीलिए बेहतर परफॉर्मेंस एग्जाम में आप लोग करते भी हो। प्रारंभिक परीक्षा में जितने बच्चे जुड़े थे मुझसे, मैक्सिमम बच्चे फिर मेंस में भी आए हैं टेलीग्राम पर। तो क्यों आए हैं? आखिर प्रारंभिक परीक्षा पास किए तभी ना आए हैं, बिना पास किए कोई कैसे आएगा? तो यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। चलिए, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? देखिए 5वीं भी है और 6वीं भी है। तो अगर 5वीं विकल्प में नहीं है तो आप 6वीं लगाइए। राज्यों को बांटा गया है, कुछ राज्यों को, तो यहां 6वीं आप लगा के बढ़िए। चलिए,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब होती है उसमें राष्ट्रपति परामर्श लेता है। किन किन से परामर्श लेता है राष्ट्रपति? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की नियुक्ति जब कर रहा है राष्ट्रपति, तो किस किस से पूछेगा? जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है तो पहले तो वो पूर्व न्यायाधीश से भी लेगा, जो पहले न्यायाधीश है उससे भी लेगा, है ना। जो पहले, जैसे मान के चले कि आपको न्यायाधीश नियुक्ति करना है, मुख्य चीफ जस्टिस, आपसे पहले तो जो होगा ना उससे भी बस पूछा जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो और न्यायाधीश होते हैं उनसे पूछा जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश। ये थोड़ा सा लगेगा आपको अलग कि हाई कोर्ट का क्यों पूछेगा यार, सुप्रीम कोर्ट की बात है तो। देखिए, न्यायाधीश वाले मामले में ये चलता है, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश से भी पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश से पूछते हैं, पूर्व वाले से भी पूछ लेते हैं। ये दोनों से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं। एमओपी है जो इनको न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए जो बना है ना पेपर, उसमें जिक्र किया गया है कि वो प्रधानमंत्री भी सलाह देता है उनको, प्रधानमंत्री भी सलाह देता है। ठीक है, हालांकि किताब में आप जब पढ़ते हैं तो किताब में प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिला है, बट प्रधानमंत्री से सलाह किया जाता है क्योंकि एमओपी में प्रधानमंत्री, विधि मंत्री ये शामिल हैं, तो इनसे भी सलाह किया जाता है। तो यहां पर तीनों से हो जाएगा। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में शामिल होता है। संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 53। ऐसा कहता है अनुच्छेद 53। बताइए, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी, कौन सा अनुच्छेद बतलाता है? कमेंट बॉक्स ओपन है। तो राज्य की कार्यपालिका में कै लोग होंगे? 4 तो कम से कम होंगे ही। पहला राज्यपाल होगा ही, दूसरा मुख्यमंत्री होगा ही, तीसरा मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात है इसमें, वो होगा ही। अब आया एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता और महान्यायवादी। तो राज्य में महाधिवक्ता तो होगा ही, महान्यायवादी नहीं होगा। तो 1 2 3 4 जो है वो सही है। 1 2 3 और 4 सही, यानी महान्यायवादी नहीं होंगे, महाधिवक्ता होंगे। आइए देखिए, ये वाला मामला है ना अभी बंगाल में, इस पर भी क्वेश्चन, देखिए जो करंट में रहता है ना उस पर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं सेट किया हूं। आप कहीं भी पढ़ लो मेरे भाई, बड़े बड़े संस्थान में पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चन सेट करके लेटेस्ट पैटर्न पर, लेटेस्ट न्यूज पर आपको नहीं मिल रहा होगा। ईमानदारी पूर्वक आप कहिएगा। वैसे तो बोलने के लिए सब बोल देगा, लेकिन देगा नहीं। बहुमत खोने के उपरांत यदि मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में, बंगाल में हुआ ना ये घटना, प्रश्न बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। राज्यपाल अनुच्छेद 164(1) के तहत उसे बर्खास्त कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनुच्छेद 164 तो इस बात का उल्लेख करता ही है। उल्लेख में नियुक्ति भी है और हटाना भी है। भाई मैं चुनूंगा, मैं हटाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हो प्रसाद पर्यंत, तो इसलिए 164 में ही हटा सकता है। कथन एक सही है, तो एक वाला तो सही होगा। दूसरा, अनुच्छेद 172 के तहत उसे बर्खास्त कर सकता है। अनुच्छेद 172 में बर्खास्तगी का नहीं है भाई, अनुच्छेद 172 में है विधानसभा का कार्यकाल। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है विधानसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है, तो बताइएगा 172 में है। क्या कार्यकाल है कि पहली बैठक से अब 5 वर्ष तक होता है, पहली बैठक से 5 वर्ष तक। तो ये कह रहा है कि 172 के तहत बर्खास्त कर सकता है। 172 के तहत तो कार्यकाल पूरा होता है, बर्खास्त कैसे करेगा? तो 2 वाला काट दीजिए, 2 गलत है, हमको 2 वाला काटना है, तो ये सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। बच गया ए या सी। सी देखते हैं, राज्यपाल 356 का प्रयोग करके विधानसभा भंग कर सकता है। जी हां, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो क्या राज्यपाल के पास तो ये है ही शक्ति कि राष्ट्रपति को सिफारिश करे और लगवाए राष्ट्रपति शासन। देखिए, मान नहीं रहा है, यहाँ उपद्रव करवा रहा है या कुछ भी करा रहा है। एक तो इस्तीफा नहीं दे रहा है, बर्खास्त किया हूं तो उपद्रव भी करा रहा है, तो वो बर्खास्त से पहले भी वो 356 लगा देगा।
कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1 भी सही और 3 भी सही, तो सी विकल्प सही। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्या ये सही है? मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 7 थी। देखिए, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन था वो क्या 26 जनवरी को? नहीं रे भाई, 28 जनवरी को हुआ था। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950 को। और मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो न्यायाधीश तो 7 थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, तो कुल न्यायाधीश 8 हो गए ना। यहाँ 7 कह रहा है। देखिए, दोनों कथन यहाँ गलत हो गए, तो दोनों कथन गलत है। चलिए, विचार करना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। बिल्कुल, अगर न्यायाधीश कोई सलाह देता है तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली सलाह दे दिए तो हो गया, ना, मानना पड़ेगा। यह सलाह मुख्य न्यायाधीश अपने 4 वरिष्ठ सहयोगियों के विचार विमर्श के बाद देता है। देखिए, दूसरा न्यायिक नियुक्ति जब आया था, न्यायाधीश की नियुक्ति का मामला जो नियम बना था, तो दूसरा में कहा गया था कि 2 लोगों से परामर्श लेगा। लेकिन जब तीसरा बना है एनजैक, तो उसमें कहा गया कि नहीं, 2 नहीं 4 लोगों से सलाह लेगा, और इन 4 में कम से कम 2 लोगों का सलाह आपके पक्ष में होना चाहिए, तब आप आगे देंगे राष्ट्रपति को वो सलाह। जैसे राष्ट्रपति सलाह मांगा कि भैया नियुक्त करना है उनको, क्या आप कहते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश अपने नहीं कहेगा कि ठीक है कर दीजिए, वो 4 और न्यायाधीश से पूछेगा कि कहो उसको नियुक्त करने के लिए बोल रहा है, कहा जाए, तो होगा कि 2 लोग कहेगा कि हाँ कह रही है, और अगर 1 लोग कहा 3 नहीं कहा तो वो नहीं मानेगा राष्ट्रपति। 2 लोग और मुख्य न्यायाधीश कहेंगे तब माना जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? बाध्यकारी होती है और 4 दोनों सही है। आइए, इनमें से किस संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया था? तो देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियम बना दिया गया था कि उसको संसद ऐसे ऐसे करके करेगा। 99वां संविधान संशोधन 2014, जिसको 2015 में जो है वो निरस्त किया गया था। आइए, विचार करना है। राज्यपाल का कार्यालय एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है? तो जी हाँ, राज्यपाल के बारे में तो आप अनुच्छेद में पढ़ते ही हैं। 152 से शुरू हो जाता है ना, 153 में पढ़िए, 154 में पढ़िए, तो है तो राज्यपाल के बारे में। उसका कार्यालय जो है वो सुरक्षित है। दूसरा, राज्यपाल का कार्यालय केंद्र सरकार के अधीन है। लगता होगा आप लोग को कि राज्यपाल को तो केंद्र सरकार के द्वारा ही भेजा जाता है, लेकिन केंद्र के अधीन नहीं है, वो अलग स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र कह रहा है तो अधीन कैसे होगा? अधीन नहीं होगा। तो कथन जो है वो 1 सही है, दूसरा गलत है। आइए, मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा एग्जाम में। मुख्यमंत्री का कर्तव्य हो जाएगा 167। मुख्यमंत्री का कर्तव्य या दायित्व भी लिख सकता है। तो मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच वो कड़ी होता है, और राज्यपाल को वो सलाह दे, राज्यपाल को वो बताए ऐसे ऐसे क्या मामला चल रहा है। 167 होगा मेरे भैया, ध्यान रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, निर्वाचन आयोग आप किस अनुच्छेद में पढ़ते हैं? निर्वाचन आयोग 324 में पढ़ते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग कह रहा है तो 324 मत लगा देना भाई, 324 मत लगा देना। 324 में निर्वाचन आयोग है, राज्य का कह रहा है तो देखते हैं। देखिए, 356 में राष्ट्रपति शासन है, तो ये होगा नहीं। 243 आई में क्या है? तो आई में ध्यान दीजिएगा, राज्यों का वित्त आयोग है, राज्यों का वित्त आयोग है। ये भी पूछ सकता है कि राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 आई। और वित्त आयोग किस में है? तो 280 में। 243 के में है राज्य का निर्वाचन आयोग। बहुत अच्छा सवाल है। केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? दिमाग का दही बन जाता है ऐसा प्रश्न जब आता है तो। अध्यादेश किस अनुच्छेद में है? अगर आपसे मैं पूछूं कि संसद का एक सत्र न चल रहा हो, एक सदन, अध्यादेश जारी होगा किस अनुच्छेद के तहत? तो कहेंगे राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 123 के तहत करेगा। ठीक है। राज्य में तो कहेंगे राज्य में राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 213 के तहत करेगा। केंद्र शासित में कौन करेगा? केंद्र शासित में उपराज्यपाल करेगा, लेकिन कंडीशन है, उपराज्यपाल ऐसे नहीं कर सकते हैं,
राष्ट्रपति से परामर्श के बाद ही करेंगे। हालांकि फाइनल तो उपराज्यपाल ही करेंगे, बट सिफारिश के बाद। ध्यान रखिएगा इस बात को। अनुच्छेद क्या होगा इसका अनुच्छेद क्या होगा? तो इसका अनुच्छेद होगा 239 ख। इसका अनुच्छेद होगा 239 का ख यानी बी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, अनुच्छेद भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखिए, किसी व्यक्ति को किस अनुच्छेद के तहत मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? ये भी बिहार में भी घटना हुआ था ना। एक व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया गया, वो ना चुनाव लड़े ना कुछ लड़े, विदेश से आए मंत्री बन गए। तो उनके लिए एक प्रावधान है 164 के 4 में कि वो किया जा सकता है। 6 महीने के भीतर उनको दोनों में से किसी सदन से, चाहे विधान परिषद से चाहे विधानसभा से, सदस्यता ले लेना हो। या मनोनीत कर देगा विधानसभा में, परिषद में तो मनोनीत हो ही जाएगा, विधानसभा में तो अब नहीं होता है, परिषद में हो जाएगा। राज्य विधान सभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सामूहिक उत्तरदायित्व ये कहता है 164(2). विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण कौन कर रहा है? देखिए, पिछली बार पूछा था, मुझे याद है 1275 में। अगर कोई दिया होगा एग्जाम तो उसको याद होगा। क्या पूछा था भाई? लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? हो सकता है मेरे मित्र इस बार विधानसभा का पूछ दे, इसलिए मैं पहले से ही तैयार हूं। आप लोग के साथ धोखा ना हो जाए। एक एक प्रश्न, मैंने शुरू में ही कहा ना कि एग्जामिनर जहां जाने की कोशिश करेगा, मैं उससे पहले वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपके लिए। तो विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करेगा? वह राष्ट्रपति करता है, यह राज्यपाल करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा, यही प्रश्न पूछा था, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण। सॉरी, ये भी एग्जाम में फंसा सकता है। लोकसभा उपाध्यक्ष है, ये अध्यक्ष नहीं है। तो अगर कभी झटके में पढ़ेंगे तो लगा देंगे राष्ट्रपति, तो हो जाएगा गलत। उपाध्यक्ष की बात कर रहा है ना जी ये। परीक्षा में अध्यक्ष पूछा था, लेकिन यहां बात कर रहा है किसका? उपाध्यक्ष का। तो बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को भी। मैं अपने ही सेट किए गए क्वेश्चन में खुद ही फंस रहा था, अभी आप लोग तो फंसेंगे ही। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का निर्धारण स्पीकर करता है। ठीक है, अपने बन जाता है, उसके बाद कहता है इस तिथि को इनका चुनाव किया जाएगा। तो ये होता है। ये देखिए, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि, इनके चुनाव की निर्धारण तिथि तो यहां राष्ट्रपति करता है। उम्मीद है समझ रहे होंगे ना। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है? तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति वाला काम, शपथ दिलाना ये वो, तो राष्ट्रपति ही उसको चुन देते हैं। और फिर समाप्त अपने हो जाता है। जब नया स्पीकर आ जाता है ना, तो इसका पद अपने समाप्त हो जाता है। जान लीजिए। आखिरी सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे? विकल्प ए कहता है कि संसद का 1/3 बहुमत से, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1/3 से। क्या ये ऐसे होगा? सोचने वाली बात है। आप हैं लोकसभा के अध्यक्ष, तो आपको हटाने के लिए भाई राज्यसभा वाला क्यों परेशान रहे? लोकसभा के हैं, अपना समझिए। तो संसद वाला तो होगा नहीं, सीधी बात है। एक बार में झटके में आंसर निकाल लेंगे आप। और अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, अगर रटुआ तोता बनेंगे, मैं फिर कहता हूं, देखो बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत नामी नाम बटोरे हैं, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट आप तक वो दे दें तब तो सही है। नहीं मिलने की वजह से ही हो पाता है, आप भटकते हैं कभी 1 नंबर से कभी आधा नंबर से। अभी देखिए, ये प्रश्न कितना जटिल लग रहा था, ये प्रश्न इसको मैं मिटा दिया तो क्या जटिलता नहीं है। 1/3 से कि 2/3 से कि प्रभावी बहुमत से कि साधारण बहुमत से, दिमाग घूम जाएगा। अरे यार, ये तो पढ़े नहीं थे। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे कि भाई लोकसभा का आप अध्यक्ष हैं, अब लोकसभा के हैं तो लोकसभा वाले हटाएंगे, उसमें राज्यसभा वाला क्या करने जाएगा? फर्जी। अब संसद कह दिया तो इसमें तो दोनों आ गया। तो राज्यसभा वाला क्यों आएगा? राज्यसभा वाला क्यों आएगा? संसद का क्यों आएगा भाई राज्यसभा वाला? केवल लोकसभा के प्रभावी बहुमत। अच्छा, ये प्रभावी बहुमत क्या होता है? मान के चलिए कि कहेंगे कि सर एग्जाम में मान के चलिए कि दे दे कि लोकसभा के 1/3, लोकसभा के 2/3, लोकसभा के साधारण बहुमत, ये मान के चलिए सब में लोकसभा ही लिखे था। तो देखिए, प्रभावी बहुमत ये होता है कि जितने लोग मौजूद हैं, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत,
तत्कालीन मतलब जितने सदस्य अभी हैं, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, ठीक है। तो ये होता है प्रभावी, तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, तो इसी से होता है। 26 ही तो प्रश्न थे। कैसा लगा आज का वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और किस सब्जेक्ट में आप इसी रुचि के साथ पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।